क्या आवाज़ें कर रहा है। ओके पीपल, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। और क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में हमने इसके पहले देखा कि कैसे हम हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है क्रॉप्स की वो बढ़ गई है विथ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ठीक है। सो ऑब्वियसली आवर पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज्ड वेरी मच, बिकॉज ऑफ विच द रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड, which means the requirement of food crops, which means the requirement of दूसरे crops भी, जैसे आपके cash crops होते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, there is a rabi season and there is a kharif season. So just to recap what we have studied so far, ठीक है, how we are to increase the production in order to meet the requirements of an increasing population. सो एक हमारा तरीका है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज़ करने का, ठीक है। वी यूज़ बेसिकली हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। देन हमारा जो मैन्योरिंग है, टिलिंग है, ठीक है, दीज आर डिफरेंट प्रोसेसेस बाय विच वी इंश्योर दैट द क्रॉप प्रोडक्शन इज़ टू अ मैक्सिमम एक्सटेंट, ठीक है। और इसके वजह से हम सारी चीज़ों को देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो इरिगेशन क्या होता है, हाउ वी आर यूजिंग फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। सो इन तमाम चीज़ों से हमारा मकसद क्या है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन। सो वी विल गो फॉर इरीगेशन नाउ, ठीक है। व्हाट इज बेसिकली इरीगेशन? सो अगर आप देखोगे हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का वाटर एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। वेदर इट इज बेसिकली हॉर्सेस और ह्यूमन बींग्स और इवन प्लांट्स और इवन बर्ड्स, ठीक है। ऑल टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विल प्राइमरली नीड वाटर टू सपोर्ट देयर लाइफ प्रोसेसेस. So just as all types of living organisms will need water to support their life processes, it's very obvious that crops will also need water. और इस वाटर को क्रॉप्स तक सही समय पे पहुंचाने का प्रोसेस ही इरिगेशन है, ठीक है। आप जब समय नहीं, जैसे समझ लो जब हार्वेस्टिंग सीजन होती है, जब हम क्रॉप्स को काट रहे होते हैं, तब उनको उतना वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब सोइंग सीजन है, जब हम उसको ज़मीन में लगा रहे हैं, तब बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। जब उनकी ग्रोथ है तब बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सो अलग अलग टाइम पे हर क्रॉप की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है वाटर की। जैसे जितने भी पेड़ आपने देखे रहेंगे, मोटे मोटे जो पेड़ होते हैं, जब वो छोटे रहते हैं तब उनकी पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, राइट। वंस दे बिकम ह्यूज ट्रीज देन दे वुड नॉट नीड वाटर। आप अगर उसको पानी नहीं देंगे तो भी वो जिंदा रहेगा, क्योंकि उसका रूट्स इतना डीप चला गया है कि ज़मीन से वो पानी निकाल सके, ठीक है। सो इन दैट केस ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स वुड रिक्वायर वाटर एंड ऑल्सो क्रॉप्स वुड रिक्वायर वाटर। क्रॉप्स की भी भाई साहब वाटर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सो ये जो रिक्वायरमेंट है, इसको क्रॉप्स तक सही टाइम पे पहुंचाने का जो प्रोसेस है, उसको हम बोलते हैं इरिगेशन। दिस इज़ अ वेरी बैड हैबिट, प्लीज़ पुट योर पाम आउट। हाँ, इससे नींद आएगी और कुछ नहीं। आप इतने रिलैक्स रहते हैं कि आपको ये नींद आएगी। आपके बॉडी पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। योर बॉडी पोस्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं यहाँ पे बैठूँ और ऐसे समझे, यहाँ पे ना हम करेंगे अभी क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है, आप 2 मिनट में सो जाएंगे भाई साहब, 2 मिनट में। योर बॉडी पोस्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कितने इन्वॉल्व हैं, आप ऐसे ऐसे बैठेंगे, नींद आने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी आप रिलैक्स पोस्चर में हैं। मुझे खड़े होकर नींद नहीं आने वाली, लेकिन आपको बैठे बैठे नींद आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और आपका बॉडी पोस्चर अगर उस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है तो और ज़्यादा नींद आएगी। ये ऐसे देखना, ऐसे देखना, जितना आप रिलैक्स बैठेंगे और डेविएट होंगे। 2 मिनट लगेगा आपको, 3 मिनट लगेगा भाई साहब पूरा खर्राटे भरने में। सो प्लीज़, ओके, ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव. Water is important for proper growth and development of flowers, fruits and seeds of plants. ठीक है, जितने भी आपके flowers हो गए, fruits हो गए और even seeds of plants, we would need adequate amount of water for their growth and development. ठीक है, very much important. Water is absorbed by plant roots. Obviously plant के जो roots होते हैं they absorb water. ठीक है, so this goes up. ठीक है, plants क्या करते हैं, along with water they would need what? मिनरल न्यूट्रिएंट्स। और ये मिनरल न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आते हैं, हमने देखा दे ऑल आर फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड में ही या सॉइल में ही आपके कैल्शियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन वगैरह अवेलेबल होते हैं, उससे आपका ऊपर जाता है ये, ठीक है। दैट इज हाउ इट गोज अप। सो अलॉन्ग विथ वाटर देर आर मिनरल न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स. These water and mineral nutrients go all the way up the plant. And fertilizers. तो ऑब्वियसली फर्टिलाइजर्स आपके क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस. आपके फर्टिलाइजर्स के नाम हमने पढ़े, एक है NPK. NPK मीन्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. इन 3 चीज़ों का मिश्रण है, ठीक है। तो फर्टिलाइजर्स आपके 2 टाइप्स के हैं. क्या क्या हैं आपके, देखो देखो देखो, फर्टिलाइजर्स क्या क्या हैं, एक ऑर्गेनिक और एक केमिकल फर्टिलाइजर, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइजर्स आर बेसिकली प्रिपेयर्ड इन इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज
द प्रॉब्लम विद केमिकल फर्टिलाइजर्स इज दैट दे आर गुड इनफ टू डू प्रोडक्शन, बट अगर हम रिपीटेडली उसको यूज करते रहेंगे द सॉइल विल लूज इट्स फर्टिलिटी, सॉइल एक दिन अपना उपजाऊता खो देगा, ठीक है। सो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी पीरियोडिकली यूज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जितना हम ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा सॉइल का लाइफ बढ़ेगा, ठीक है, सॉइल का लाइफ बढ़ता रहेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में हम बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो दीज आर थिंग्स विच वी हैव टू, सो अलॉन्ग विथ वाटर, मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है, along with water the plant or the crop or the tree would need mineral nutrients as well as fertilizers, ठीक है। so these are primary requirements, so all these are also observed, ठीक है। nutrients dissolved in water get transported to each part of the plant, तो जो भी nutrients हैं जो absorb हो रहे हैं वो transport हो रहे हैं to each part of the plant, okay। water is essential because germination of seed does not take place under dry conditions। आपने मूंग मटकी देखी है, मूंग मटकी जिसको बोलते हैं, उसको आप ऐसे ही रख दोगे कुछ नहीं होगा, आपने उसको थोड़ा सा एक कपड़े में भिगो, एक कपड़े में ऐसे रख दिया तो आप देखोगे उसमें से अंकुर निकल आया है, राइट, यू विल सी दैट व्हाट हैज हैपेंड। सो जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के लिए वाटर बहुत ज़रूरी है, मतलब ये जो सीड्स में से प्लांट्स निकलते हैं अगर उनको पर्याप्त मात्रा में पानी ना मिले तो निकलेगा नहीं, वो वैसे ही रहेगा, सीड्स विल लाई डॉर्मेट, ठीक है। वंस यू गिव देम एनफ अमाउंट ऑफ वाटर दे विल स्टार्ट जर्मिनेटिंग। जर्मिनेशन मीन्स द growth of plants from seeds, growth of plants from seeds, that is what we call germination, ठीक है। सो आपका जैसे मूंग मटकी एक बहुत कॉमन सा प्रोसेस है, आप अगर देखोगे मूंग मटकी आपके घर में डब्बे में पड़ा हुआ है कुछ नहीं होगा, ठीक है, जैसे ही आपने इसको भीगे कपड़े में ऐसे बांध के रख दिया उसमें से सब अंकुर दाने निकल आएंगे, यू विल सी द सीड हैज़ जर्मिनेटेड, ठीक है। बस एक दिन दो दिन रखेंगे, एक दिन भी रखेंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। बाजार में जो मूंग मटकी बिकती है वैसे ही बिकती है, वो लोग भिगो के रखते हैं बस उसको ही बेचते हैं, ठीक है। सो दैट इज हाउ थिंग्स आर, ओके। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। तो इसीलिए किसी भी क्रॉप को जब आप जमीन में प्लांट करते हैं, सो करते हैं, द मोमेंट यू सो सीड्स इन द सॉइल it would require a very high amount of water because germination of seeds requires high amount of water, ठीक है। Water also protects the crops from frost and hot air currents to maintain the moisture of the soil for healthy crop growth. Fields have to be watered regularly. अभी देखो जैसे बाहर कितनी गर्मी है ना, तो बट ऑब्वियस सी बात है जैसे आपको गर्मी लग रही है, सीड्स प्लांट्स इनको भी वैसा बहुत हॉट वेदर फेस करना पड़ रहा है, ये अपने आप को ज़िंदा कैसे रखेंगे। जैसे अगर मैं बाहर खड़ा रहूँ मैं शायद कोलैप्स कर जाऊँगा, है ना, 3-4 घंटे बाद मैं कोलैप्स कर जाऊँगा। लेकिन अगर मैं बाहर खड़े रह के, जैसे आप लोग देखते होंगे कोई भी स्पोर्ट्स में उनका ड्रिंक्स ब्रेक होता है, उन लोग पानी पीते रहते हैं, है ना, वाई, बिकॉज इन ऑर्डर टू इनकाउंटर द एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट, ये जो हीट है इसको इनकाउंटर के लिए हमको पानी पीते रहना पड़ेगा। इसी तरह से जितने भी प्लांट्स हैं वो तो इमूवेबल हैं, क्रॉप्स है इमूवेबल हैं, ऑब्वियसली दे आर आउट इन द हॉट ड्राई सन, सो दे विल गेट एग्जॉस्टेड इफ देर इज नॉट एनफ अमाउंट ऑफ वाटर, इसीलिए भी हमको उसको वाटर देना पड़ेगा। प्रोटेक्ट्स द क्रॉप्स फ्रॉम फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट मतलब कोहरा, ठीक है, कोहरा मतलब समझते हैं, आपके बॉम्बे में आपने कभी कोहरा देखा नहीं होगा, वेरी सेल्डम आपने देखा रहेगा, लेकिन अगर आप नॉर्थ में जाएंगे तो आपकी ठंडी के मौसम में जो कोहरा दिखता है उसको हम फ्रॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स, तो जब ये गर्मी के टाइम पे जो लू चलता है या जो हम इसको बोलते हैं ना गर्म हवा चलती है, ठीक है, दैट इज़ हॉट एयर करेंट्स। फॉर दैट वी नीड टू हैव, आपको देखो एडवाइस मिलता रहेगा गर्मी के मौसम में हर समय घर से जब भी निकलो पानी पी के निकलो, पानी पीते रहो, जितना आप पानी पिएंगे अच्छा है, ठीक है, आपका बॉडी का टेम्परेचर और बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो मेंटेन रहेगी, क्योंकि ये हॉट एयर या हॉट क्लाइमेट आपको इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली, तो इनमें वाटर रेगुलरली जाना चाहिए, ठीक है, ओके। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। तो डिफरेंट इंटरवल्स मतलब एक होता है उनका सोविंग पीरियड, ठीक है, एक होता है उनका जब वो डेवलप हो रहे हो और एक होता है उनका हार्वेस्टिंग पीरियड। सो दे आर डिफरेंट पीरियड्स, मतलब समझ लो किसी क्रॉप का लाइफ स्पैन 3 मंथ्स है या 4 मंथ्स है या 5 मंथ्स है, यू विल फाइंड दैट उनकी वाटर रिक्वायरमेंट अलग अलग पीरियड्स में अलग अलग होती है, ठीक है। सो डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। सो टू द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। ये जो वाटर की सप्लाई हम करते हैं क्रॉप्स की रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर को पूरी करने के लिए, इसको हम क्या बोलेंगे, इरिगेशन।
आर बी क्लियर? क्लियर है भाई साहब? क्लियर है? एनी डाउट्स पीपल? नो? ओके, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन. ओके, the time and frequency of irrigation varies from crop to crop, soil to soil and season to season. अभी देखो अलग अलग क्रॉप्स की अलग अलग वाटर रिक्वायरमेंट है. जैसे कॉटन एक टाइप का क्रॉप है, उसकी अलग वाटर रिक्वायरमेंट है. शुगर गेन एक टाइप का क्रॉप है, उसकी अलग वाटर रिक्वायरमेंट है. वीट एक टाइप का क्रॉप है, उसका एक अलग रिक्वायरमेंट है. राइस, पैडी एंड तमाम जितने भी क्रॉप्स हैं सबके वाटर के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं. तो ये जो वाटर का रिक्वायरमेंट है ये डिपेंड्स फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, ये क्रॉप से क्रॉप तक है. और सॉइल टू सॉइल, ये सॉइल टू सॉइल भी, सॉइल आपका जैसा होगा वैसा होगा. ठीक है, सॉइल टू सॉइल भी ये डिपेंड करेगा. एंड सीजन टू सीजन, सीजन टू सीजन. ठीक है, किस सीजन में कौन सा, जैसे आपने देखा भाई साहब राबी एंड खारिफ आर द प्राइमरी टू मेजर सीजन्स ऑफ इम्प्लांटिंग क्रॉप्स. ठीक है, तो अलग अलग क्रॉप्स के लिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग वाटर रिक्वायरमेंट्स होती हैं. एंड प्रोवाइडिंग द क्रॉप्स विथ एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर at that season or at that particular period of time during its lifespan is called irrigation. ठीक है, so जैसे मॉर्निंग में देखो, ठीक है, at definite intervals, ठीक है, इवनिंग में अलग अलग टाइम पे आपको अलग अलग सॉइल को अलग अलग अमाउंट ऑफ वाटर प्रोवाइड करना. इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हाई. ऑब्वियसली समर के टाइम पे ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होगी आपके बॉडी को. जैसे समर के टाइम पे ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है वैसे प्लांट्स या क्रॉप्स को भी उनके समर के टाइम पे ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होगी. ड्यू टू इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल, तो आपके ज़मीन सूखने लगते हैं, है ना. देखो जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा इवेपोरेशन का रेट बढ़ेगा, और अगर इवेपोरेशन का रेट बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, ज़मीन सूखती जाएगी, फिर से ज़मीन को भिगोना पड़ेगा, है ना. सो दैट इज़ हाउ इट इज़. ओके, एंड द लीव्स, तो आपका देखो कैसा होता है, ये समझ लो कोई प्लांट है. ठीक है, इसके रूट्स हैं, देखो दीज आर बेसिकली द रूट्स ऑफ द प्लांट. अभी होगा क्या, सम ड्राई सीजन है, ठीक है, ड्राई, और ये समर सीजन है, ड्राई समर सीजन. सो व्हाट विल हैपन, द वाटर फ्रॉम दिस विल ड्राई अप. ये वाटर भाई साहब ड्राई हो जाएगा. ठीक है, तो मतलब सूख जाएगा, तो इसके लिए हमको क्या देना पड़ेगा, इसको वाटर देना पड़ेगा. ठीक है, और क्या होगा, आपके लीव्स में से पानी निकलता रहता है. ठीक है, तो ये इवेपोरेट होता रहता है. सो ऑब्वियसली देर इज़ अ लॉस. जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज़्यादा वाटर लॉस होगा लीव्स में से. ठीक है, तो एंड द लीव्स, तो यहाँ पे लीव्स में से भी वाटर लॉस होता रहेगा. तो गर्मी के टाइम पे जो भी क्रॉप्स आप प्लांट कर रहे हो, ठीक है, गर्मी के टाइम पे जो भी क्रॉप्स आप प्लांट करोगे आपको उसको ज़्यादा पानी देना पड़ेगा. यू विल हैव टू प्रोवाइड विथ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर. ठीक है, एनी क्वेश्चन सो फार पीपल? एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस, वेरी गुड. द सोर्स ऑफ इरीगेशन आर वेल्स. हम देखो वेल्स से इरिगेशन निकालते हैं. वेल्स मतलब आपके जो कुएं वगैरह हो गए. ठीक है, गांव खेड़े में आपने कुआं देखा रहेगा. ठीक है, इसमें से पानी निकाला जाता है मोटर से और पूरे ज़मीन में इसको बेसिकली, यस नहीं आप हैंड सब कर रहे थे, हैव अ क्वेश्चन? नो, ऐसे अंगड़ाई ले रहे थे. अरे बाप रे बाप, चारपाई बिछा दें यहाँ पे, हाँ सोते सोते पढ़ लीजिए. हुक्का उक्का मंगाया जाए आपके लिए? नहीं. ओके, वेल्स हो गया, ट्यूब वेल्स हो गए. ऐसे ट्यूब वेल्स होते हैं, देखो ये इनके पाइप्स एकदम नीचे तक जाते हैं. हम ट्यूब वेल्स चलाते हैं और ट्यूब वेल से पानी को एक्सट्रैक्ट करा के फील्ड्स में देते हैं. कभी कभी आपके पॉन्ड्स होते हैं. पॉन्ड्स मतलब जो लेक्स, पॉन्ड्स, ठीक है, तालाब वगैरह जो होते हैं वहाँ से भी पानी निकाल कर हम फील्ड्स में देते हैं. सो दीज आर डिफरेंट वेज ऑफ इरीगेशन एंड इंश्योरिंग द वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्रॉप्स आर फुलफिल्ड. रिवर होता है भाई साहब, रिवर में से भी हम पानी निकाल कर क्रॉप्स में डालते हैं. ठीक है, ओके. कनाल होता है, दीज आर बेसिकली कनाल्स, एंड कनाल्स में से भी हम वाटर बेसिकली सप्लाई करते हैं. ठीक है, दिस इज बेसिकली सप्लाई. सो द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, पहला क्या हो जाएगा, मोट. देखो दिस इज बेसिकली मोट, इससे हम वाटर को सप्लाई कर रहे हैं. देन वी हैव अ चेन पंप. इस तरह से चेन पंप होता है. देखो ये ऐसे पंप ऐसे घुमाते रहते हैं और इससे वाटर निकलता रहता है. ठीक है, दीज आर ट्रेडिशनल मतलब ओल्ड मेथड्स हैं. ठीक है, मतलब ये कुएं से पानी निकाल कर हम किस में डालते हैं, गड्ढे को, और ये भाई साहब कनेक्टेड रहता है फील्ड्स में. तो इसमें हमने नाली बनाया हुआ है, इसमें से कुएं से पानी निकाल कर इसमें डाल रहे हैं और ये नाली से पानी पूरे फील्ड में जा रहा है. दैट इज कॉल्ड अ मोट. यहाँ पे एक चेन पंप होता है, ये पंप चलता ही रहता है और वाटर को निकाल कर अगेन फील्ड्स में डाल रहा है. ठीक है, देन वी हैव ढेकली बोलते हैं हम इसको. ठीक है, ये इसमें देखो ये एक मतलब आपको बार बार नहीं पुलअप करना पड़ता है. यहाँ पे एक स्टोन बंधा होता है, इसको हम नीचे उतारते हैं और ये अपने आप ऊपर जाता है और इस पानी को हम फिर उसमें डाल देते हैं. ठीक है, तो इसको कॉल ढेकली. ओके, देन वी हैव बेसिकली राहत. ठीक है, इसको भी हम देखो घुमा रहे हैं, ये आपके ऑक्सेस हैं.
ये ऐसे घूमते रहेंगे और ये घूमता रहेगा तो ये भी घूमता रहेगा, देखो, ठीक है। और इससे ये पानी पूरे फील्ड में फैलेगा। ये बाल्टियाँ लगी हुई हैं, देखो ये बाल्टियाँ लगी हुई हैं एक वेल के साथ, ये ऐसे पानी जाएगा और ऐसे पानी नाली में फेंकेगा और यही नाली आगे तक पूरे वाटर को सप्लाई करेगी पूरे फील्ड में, ठीक है। ओके, कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दीज मेथड्स। तो हम देखो यहाँ पे, सो अभी ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, आप देखो यहाँ पे कैसे टंकी लिया जा रहा है, ठीक है। इस टंकी में पानी भर के कैटल से हम लेकर जा रहे हैं फील्ड्स में पानी डालने के लिए, ठीक है। तो बहुत मेहनती मेथड है ये, ठीक है। मतलब सो दीज मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। मतलब हो सकता है देखो उतना कॉस्ट ना लग रहा हो लेकिन लेस एफिशिएंट है। कितना पानी भर के ले जाओगे ऐसे, एक फील्ड की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ऐसे कैटल में चढ़ाकर, अभी देखो हर गांव खेड़े में जहाँ पे भी फार्मर्स होते हैं वहाँ पे कैटल होता ही है। तो कैटल ऐसे ही पड़ा हुआ है, चलो कैटल को लेकर जाते हैं, तो कैटल के उसमें ये डाल दिया और लेकर जा रहे हैं। हो सकता है ज़्यादा खर्चा ना हो रहा हो क्योंकि वैसे भी इन कैटल को खाना तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। सो इसको हम यूज़ कर रहे हैं बट दिस इज़ लेस एफिशिएंट क्योंकि आपका फील्ड का वाटर का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और ऐसे टंकी में पानी भर भर के कितना पानी दोगे, ठीक है। सो ऑल्दो दीज ट्रेडिशनल मेथड्स आर चीपर, बट ये ट्रेडिशनल मेथड है, मतलब पुराने तौर तरीके हैं। ऑल्दो दीज आर चीपर मेथड्स बट दीज आर लेस एफिशिएंट, मतलब उतनी एफिशिएंसी नहीं है इनका, रिजल्ट उतना नहीं है, ठीक है। दे आर लेस रिजल्ट ड्रिवन। पंप्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर, ये एक रिजल्ट ड्रिवन है, ये एक मॉडर्न मेथड है, ठीक है। पंप्स को अगर हम यूज़ करेंगे तो पंप्स फटाफट पानी खींचेगा और फटाफट मतलब 1 घंटे में पूरे फील्ड में पानी जितना भी रिक्वायरमेंट है वो सप्लाई हो जाएगा। उसी चीज़ को आप ट्रेडिशनल या मैनुअल मेथड से करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, मे बी द एंटायर डे विल गो जस्ट टू वाटर द फील्ड्स। तो अगर आप पंप को यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन होगा क्या, द एंटायर अमाउंट ऑफ फील्ड विल बी गेटिंग वाटर इन वेरी लेस टाइम। सो आपका जो टाइम बचा है उसमें आप कुछ और काम कर सकते हैं, एग्रीकल्चर रिलेटेड ही दूसरा काम कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज समथिंग दैट कैन बी मैनेज, ठीक है। सो वी हैव टू लुक एट द एफिशिएंसी एज वेल। सिर्फ कॉस्ट फैक्टर को देखेंगे तो नहीं चलेगा, हमको एफिशिएंट फैक्टर्स भी देखने पड़ेंगे। इसी फील्ड को ट्रेडिशनल मेथड से शायद पूरा दिन लग जाए, लेकिन पंप से फटाफट 3-4 घंटे में पूरा फील्ड में पानी पूरा सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ओके, पंप्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज टू रन दिस पंप्स। अभी देखो पंप्स जो हैं वो कैसे चलेंगे, ठीक है। हम इसको डीजल से चलाते हैं। आपके बिल्डिंग्स में जब लाइट चली जाती होगी एक जनरेटर चलता होगा, वो जनरेटर किससे चलता है, डीजल से चलता है, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिसिटी तो है नहीं, तो लिफ्ट वगैरह जो चल रहा है वो उस डीजल से चलता है, ठीक है। सो पंप्स बेसिकली ऑपरेट ऑन डीजल। बायोगैस क्या होता है, ज़्यादा करके जितने भी आपके एग्रीकल्चरल एरियाज़ हैं जहाँ पे फार्मर्स प्लांटिंग करते हैं, क्रॉप प्लांटिंग करते हैं, वो क्या करेंगे, उनके पास कैटल होता है, ठीक है। वेजिटेबल्स वगैरह जो भी आपके कैटल या एग्रीकल्चरल वेस्ट है, देखो जो भी तुम प्लांट उगाते हो, जैसे भिंडी है, ठीक है, तो भिंडी है तो समझ लो भिंडी का जो क्रॉप है वो तो तुमने निकाल लिया, भिंडी निकाल लिया। अब उस प्लांट का क्या करोगे, या तो कैटल को खिलाओगे या तो वो बेकार ही जाएगा। कॉलीफ्लावर है, ठीक है, उसका भी तुम आधे से ज़्यादा हिस्सा काट ही जाते हो, जो खाते हो वो तो कम ही है। तो ये सब वेजिटेबल वेस्ट है, फ्रूट वेस्ट है, वेजिटेबल वेस्ट है, मतलब जिन चीज़ों को हम नहीं खाते हैं, नॉन एडिबल पार्ट्स, ईदर वी फीड देम टू कैटल और वी बेसिकली डंप इट। तो ये डंप करके हम क्या बनाते हैं, हम बेसिकली क्या बनाते हैं, इनको डंप कर देते हैं एक बायोगैस प्लांट में। बायोगैस प्लांट में जितने भी आपके एग्रीकल्चरल और ह्यूमन वेस्ट और एनिमल वेस्ट है उनको डंप किया जाता है और ये क्या कर देगा, दिस विल बेसिकली प्रोड्यूस मीथेन गैस प्राइमरली, और इसी को हम क्या बोलेंगे, बायोगैस। बहुत ही सस्ता उपाय है, बहुत ही सस्ता उपाय है एनर्जी प्रोड्यूस करने का। तो हम क्यों नहीं करते, क्योंकि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। शहर में जो लोग रहते हैं उनके पास कैटल वगैरह नहीं है, एनिमल वेस्ट उतना ज़्यादा, मतलब आपका इसको चलाने के लिए बड़ा एक जगह चाहिए। सो वी कैन नॉट हैव अ बायोगैस प्लांट, ठीक है। बट इन गांव खेड़ के एरिया में हम बायोगैस प्लांट, और बायोगैस प्लांट से हमको क्या मिल सकती है, एनर्जी, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली एनर्जी। इन पंप्स को चलाने का तरीका क्या है, एक हो गया आपका डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी से भी आप चला सकते हैं, ठीक है। सोलर एनर्जी मतलब सन की एनर्जी को ट्रैप करके वी कैन रन दीज पंप्स। एंड द गवर्नमेंट, देखिए सोलर एनर्जी से जैसे ये पंप चल रहा है, गवर्नमेंट इज बेसिकली ट्राइंग टू कैपिटलाइज ऑन सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी से आज की तारीख में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं। सो दीज आर डिफरेंट वेज। जैसे आपका यहाँ पे देखो डीजल है,
ये डीजल सप्लाई हो रहा है और इससे चल रहा है, ठीक है। आपका जैसे बायोगैस या इलेक्ट्रिसिटी से भी ये पंप चल रहा है, या सोलर एनर्जी से ये पंप चल रहा है, ठीक है। ओके, सो दीज आर ओके दिस सिस्टम। अभी स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है, देखो स्प्रिंकलर सिस्टम कभी कभी क्या होता है ना कि आप पानी तो सप्लाई कर रहे हो लेकिन उतना पानी नहीं चाहिए, ठीक है। आप जैसे गमले में पानी डालोगे, कितना पानी डालोगे, एक आधा मग्गा, ठीक है। वैसे ही हर प्लांट का उतना ही रिक्वायरमेंट है, लेकिन जब आप कनाल से पानी छोड़ो तो बहुत ज़ोर से पानी आ रहा है, उतना पानी ज़रूरत नहीं है, आधा पानी आपका चला जा रहा है सॉइल में, ठीक है, थोड़ा सा ही पानी मिल रहा है। तो इसीलिए एक स्प्रिंकलर सिस्टम होता है। इस स्प्रिंकलर सिस्टम में हम वाटर वेस्टेज को अवॉइड कर सकते हैं। तो होता क्या है, देखो ऐसे पाइप्स लगे हुए होते हैं और ये पाइप्स की मुंडियाँ ऐसे घूमती रहती हैं, ठीक है। तो तर ऐसे फवारे की तरह भाई साहब पूरे प्लांट्स को पानी मिल जाता है और पानी का वेस्टेज इसमें बहुत कम होता है, ठीक है। देयर इज वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर विच इज वेस्टेड। सो स्प्रिंकलर सिस्टम इज एन एडिक्वेट मेथड ऑफ सप्लाइंग वाटर. Sprinkler system is a very adequate method of supplying water to crops and also ensures that there is minimum amount of water wastage. ठीक है, जहाँ तक और जितना पानी जिस प्लांट को और जिस क्रॉप को पहुँचना चाहिए उतना ही पहुँचता है, ठीक है. तो दैट इज कॉल्ड, सो दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल. जैसे अनइवन लैंड, जैसे पहाड़ी इलाका, ऐसे ऐसे अभी इसमें से तुम कनाल बनाओगे, ऊपर नीचे लैंड है. अगर लेवल लैंड होता है तो कनाल फिर भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपका अनइवन लैंड है तो हमको स्प्रिंकलर सिस्टम इस्तेमाल करना. जैसे अगर आप देखोगे चाय जहाँ पे उगाया जाता है या कॉफ़ी प्लांटेशंस, दीज आर जनरली हिली एरियाज एंड इन दीज हिली एरियाज it is extremely difficult to make canals and ensure proper water supply to the crops. ठीक है, so इसीलिए स्प्रिंकलर सिस्टम होता है. स्प्रिंकलर सिस्टम इज यूजफुल ऑन अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर अवेलेबल नहीं है, सफिशिएंट वाटर ऑफ अमाउंट ऑफ अवेलेबल नहीं है. ठीक है, द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप. तो ऐसे रोटेटिंग नोजल्स होते हैं, ऐसे पाइप जा रहे हैं, उसमें से पानी जा रहा है और ये नोजल क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है. तो रोटेट करते हुए पूरे पानी को स्प्रे कर रहा है. ठीक है, रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स. तो आपका देखो यहाँ पे मेन पाइपलाइन है और ऐसे देखो रोटेटिंग नोजल्स हैं. ठीक है, ये परपेंडिकुलर पाइप्स हैं. समझ लो ये कोई गार्डन है या कोई फील्ड है. यहाँ से देखो मेन पाइप है, ये पाइप ऐसे जा रहा है, यहाँ से ऐसे रोटेटिंग, और ये क्या करेगा भाई साहब, इस पानी को ऐसे छिड़का के पूरे एग्रीकल्चरल लैंड में डिस्ट्रीब्यूट करेगा. सो दीज आर परपेंडिकुलर पाइप्स टू द ग्राउंड एंड दे हैव रोटेटिंग नोजल्स आर जॉइंट टू द पाइपलाइन एट रेगुलर. तो यहाँ पे एक, आगे चल के एक, आगे चल के एक, ऐसे रेगुलर इंटरवल्स पे आपको ये रोटेटिंग नोजल्स मिल जाएंगे विच आर कनेक्टेड टू द मेन पाइपलाइन. ठीक है, that's how evenly water distribution happens or irrigation purposes even on uneven land. ठीक है, तो देखो ये आपका स्प्रिंकलिंग सिस्टम है. दैट्स हाउ, ये आपका पूरा ये रोटेटिंग नोजल है. दिस इज हाउ इट रोटेट्स एंड दिस इज द स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर दैट हैपेंस. तो ये आपका मैकेनिज्म है. देखो ये पानी जो निकल रहा है, दैट इज हाउ इट हैपेंस. ये पानी इस पाइप से ऊपर होता हुआ आ रहा है और ये रोटेट हो रहा है एंड दिस एंटायर अमाउंट ऑफ वाटर इज बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड पूरे उसमें. ठीक है, when water is allowed to flow through the main pipes under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzles. It gets sprinkled on the crop as if it is raining. ठीक है, तो स्प्रिंकल्ड मतलब जैसे रेन की तरह वो बरसता है. ठीक है, एक रेन की तरह ये ऐसे तरह से आपके क्रॉप्स पे जाकर गिरता है. ठीक है, एंड इट कंप्लीट्स द रिक्वायरमेंट फॉर द क्रॉप फॉर वाटर. ठीक है, स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल फॉर सैंडी सॉइल. ठीक है, तो आपके स्प्रिंकलर सिस्टम कहाँ पे यूजफुल है, जहाँ पे अनइवन लैंड हो और सैंडी सॉइल हो. ठीक है, द सॉइल इज हैविंग अ सैंडी कॉम्पोजिशन. ठीक है, सैंडी सॉइल पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, आपका एक होता है ड्रिप इरिगेशन. इसमें हम बहुत ज़्यादा वाटर बचा लेते हैं. एनीबडी हैज़ गॉन टू महाबलेश्वर? कोई गया है? नहीं. स्ट्रॉबेरी की खेती होती है या बहुत सारे ऐसे भी जैसे ग्रेप्स वगैरह की खेती होती है. तो उसमें कैसा होता है, देखो ये प्लांट्स ऐसे लगे हुए हैं. ठीक है, यहाँ से भाई साहब क्या आ रहा है, पानी आ रहा है. देखो, और ये पानी ऐसा रहता है, यहाँ से ना ये पानी में छोटे ऐसा पाइप जा रहा है. देखो ऐसा पाइप जाएगा और यहाँ पे क्रॉप्स हैं. ठीक है, और ये पाइप से एक छोटा सा होल रहता है, टप टप ऐसा पानी गिरेगा. मतलब बहुत ज़ोर से पानी नहीं गिरेगा, पानी जाता रहेगा लेकिन टप टप पानी गिरेगा. यही पानी फिर से सर्कुलेटर के बाद तो यहाँ पे जाएगा, ये ऐसे घुमा रहे हैं इसको, देखो ये पानी इसमें भर रहा है और ये ऐसे जा रहा है. ठीक है, ये ऐसे जा रहा है, फिर से ये वापस जाएगा, फिर से ये आएगा, ऐसा सर्कुलेट होता रहेगा. ठीक है, so this is how water basically, very small holes are there. This is called the drip irrigation system.
ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, मतलब बूंद बूंद पानी गिरना, ठीक है। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद बाय बूंद, जस्ट एट द पोजीशन ऑफ द रूट्स, मतलब बराबर इसके रूट्स पे गिरेगा, देखो इन प्लांट्स के रूट्स पे गिरेगा। मतलब आप पहले पाइप की फिटिंग करेंगे और पाइप के होल के हिसाब से यहाँ पे सीड को प्लांट करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि सीड इधर है, पाइप का होल भाई साहब इधर है, तो पाइप का जो होल होगा बराबर उसके नीचे ही आप सीड को प्लांट करेंगे, वहाँ से प्लांट निकलेगा, जब प्लांट निकलेगा बराबर उस पर ही पानी गिरेगा, मतलब उसके ही रूट्स पे पानी गिरेगा। आर वी क्लियर, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड ड्रिप इरिगेशन। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजिशन ऑफ द रूट्स, रूट्स के पोजिशन पे ही ये पानी गिरेगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, समझ में आ रहा है? एनी क्वेश्चंस पीपल, एनी क्वेश्चंस? ओके, सो दिस इज कॉल्ड ड्रिप इरिगेशन। सो इट इज कॉल्ड द ड्रिप सिस्टम। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स। ज़्यादा करके आपके जितने भी फ्रूट प्लांट्स हैं, पपैया हो गया, जैसे स्ट्रॉबेरी हो गया, ठीक है, सो ग्रेप्स हो गए, ये सारे जो है तो आपके इस सिस्टम से चलते हैं, ठीक है। इसमें बहुत इफेक्टिवली गार्डन्स, फ्रूट प्लांट, ऑर्किड्स, देखिए यहाँ पे एक छोटा सा होल रहता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी ऐसे गिरेगा, ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है। दिस सिस्टम प्रोवाइड्स वाटर टू प्लांट्स ड्रॉप बाय ड्रॉप, उतना ही पानी मिलता है जितना रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा पानी देकर वेस्टेज करके फायदा नहीं है, ठीक है। Water is not wasted at all. It is a very efficient system of ensuring that the proper amount of water without wastage is reaching the crops. Clear है, समझ में आ रही है, ठीक है, okay. So this is called the, so it is a boon in regions where availability of water is poor. अगर आप किसी ऐसे रीजन में रहते हैं जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी एक चैलेंज है, so it is a boon. Basically ये बहुत एडवांटेज है, वेरी एडवांटेजेस, ठीक है, वेरी एडवांटेजेस फॉर प्लेसेस वेयर द वाटर सप्लाई इज ऑलमोस्ट नथिंग, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी है वाटर सप्लाई की, वहाँ पे हम इस तरह से वाटर को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, वे वाटर सप्लाई इज पुअर। ओके, सो नाउ वी विल लुक एट द अदर एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर विच इज प्रोटेक्शन ऑफ द क्रॉप्स फ्रॉम वीड्स। नाउ व्हाट आर वीड्स? वीड्स आर बेसिकली अनवांटेड जंगल ग्रोथ, ठीक है। जंगल ग्रोथ मतलब घास फूस जो ऐसे ही निकलते रहते हैं, जो हमको ज़रूरत नहीं है। अभी हमने जो क्रॉप लगाया है उसके साथ अगर ऐसे ही घास फूस निकलते रहेंगे तो क्या होगा, क्रॉप का न्यूट्रिशन भी वो निचोड़ लेंगे, ठीक है। क्रॉप का न्यूट्रिशन अगर वो निचोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉप हमारा वीक हो जाएगा। जैसे समझो आप रोज़ खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाने के समय समझ लो एक कोई दूसरा भी आपके साथ आ गया, तीसरा भी आपके साथ आ गया, चौथा भी आपके साथ आ गया, तो क्या आपको एडुकेट अमाउंट ऑफ फूड मिलेगा? हिस्सेदारी बढ़ गई, जितना खाना आपके लिए था अभी वो 4 हिस्सों में बढ़ गया, 5 हिस्सों में बढ़ गया, आपका पेट नहीं भरेगा, यू विल रिक्वायर मोर ऑफ फूड। सो दैट इज़ द सेम थिंग दैट हैपन्स। अगर कोई क्रॉप है जिसको हमने प्लांट किया है और उसके आजू बाजू वीड्स निकले हैं, हाँ उसको देखते रहे, वो पानी पी रहा है, देखते रहे भाई साहब। नींद आ रही है, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, स्टैंड अप। ओके, सो प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, इन वीड्स से हमको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये जो वीड्स निकल रहे हैं क्रॉप्स के आजू बाजू, इन वीड्स से क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ओके। इन अ फील्ड मेनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप। तो अनडिजायरेबल देखो, ये जंगल ग्रोथ है, दीज आर बेसिकली जंगल ग्रोथ्स, ये अनडिजायरेबल क्रॉप्स हैं, मतलब जिनको हमको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन करेंगे क्या, ये जो खाना या जो फर्टिलाइज़र या जो ऑर्गेनिक मैन्योर हम इनको दे रहे हैं वो न्यूट्रिशन ये निचोड़ लेंगे, वो पानी वो निचोड़ लेंगे, एंड हेंस हमारा जो मेन क्रॉप है वो अफेक्टेड हो जाएगा, ठीक है, ऑब्वियसली अफेक्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि आपका जो फूड या सप्लाई है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। तो आप देखो ऐसे जंगल ग्रोथ हो गया है, आपका शायद थोड़ा बहुत क्रॉप है, बाकी सब घास फूस से भर गया है, तो इन वीड से हमको प्रॉपरली क्लीनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, थ्रू आउट द फार्मिंग। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। तो यहाँ पे जितने भी अनवांटेड ग्रोथ हैं इनको निकालना, इसको हम क्या बोलते हैं, वीडिंग, एंड दिस शुड बी डन एट रेगुलर इंटरवल्स, क्योंकि ये होता ही रहेगा। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, ठीक है, जैसे ये देखो ये एक वीट की खेती है, यहाँ पे वीट की खेती है, लेकिन इसमें देखो बीच में एक पेड़ उगाया है। अभी इस पेड़ ने क्या किया रहेगा, या ये वाले पेड़ ने क्या किया रहेगा, इनके न्यूट्रिशन को निचोड़ा रहेगा, मतलब आजू बाजू का जो वीट है वो जितना न्यूट्रिशन उसको मिलना रहेगा उतना नहीं मिला, ये फालतू का एक क्रॉप आ गया बीच में जिसको हमको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
तो अगर हम इसको हमने पहले ही निकाल दिया होता तो इतना बड़ा नहीं होता था और इतना न्यूट्रिशन ये ड्रॉ नहीं करता था, ठीक है, और वीट को कमज़ोर नहीं बनाता था। सेट। ओके, वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कंप्लीट द क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट। वीडिंग मतलब ज़रूरी क्यों है? आपको बार बार एट रेगुलर इंटरवल्स यू हैव टू इंश्योर दैट इन द फार्म यू आर रिमूविंग दीज अनवांटेड ग्रोथ्स विच आर नोन एज वीड्स। वाई? बिकॉज यू नीड द क्रॉप टू बी सप्लाइड विथ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर। अगर आपने वाटर दिया और वीड्स आ तो वीड्स ही पूरा वाटर निचोड़ लेंगे। इतने मेहनत से आप पंप चलाकर या ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग से क्रॉप्स तक पानी पहुंचा रहे हैं ताकि उनका ग्रोथ अच्छा हो, लेकिन वो वाटर किसके पास चला गया? वीड्स के पास चला गया, ठीक है। ओके, न्यूट्रिएंट्स हैं, देखो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स किसके पास जा रहे हैं? क्रॉप्स के पास जा रहे हैं। और ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आ रहे हैं? या तो सॉइल से आ रहे हैं या तो आपने कोई फर्टिलाइजर ऐड किया रहेगा जिसके वजह से ये न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं। लेकिन अगर आपके क्रॉप्स के बीच में ऐसे वीड्स उग रहे हैं तो क्या होगा? दीज न्यूट्रिएंट्स विल गो इनटू द वीड्स, ठीक है। व्हाट एल्स? दे वुड नीड एनफ अमाउंट ऑफ स्पेस। अगर ओवर क्राउडिंग होगी क्रॉप्स की तो प्रॉपरली ग्रोथ नहीं हो पाएगा, छोटा ही रह जाएगा या तो टेढ़ा मेढ़ा निकलेगा, ठीक है। सो प्रॉपर ग्रोथ के लिए हर प्लांट के प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। लाइट मिलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर प्रॉपर लाइट नहीं मिला, अगर समझ लो पूरी भीड़ है प्लांट्स की, क्रॉप्स की, तो जो क्रॉप आपने उगाया है उसको प्रॉपर सनलाइट ही नहीं मिलेगा। प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलेगा तो प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड नहीं हो पाएगी, तो हर चीज़ इम्पैक्ट हो जाएगी, ठीक है। जितना ज़्यादा वीड्स होंगे ये इन सारी चीज़ों को इम्पैक्ट करेंगे विच आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ क्रॉप। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है। दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, तो आपके क्रॉप के ग्रोथ को बहुत ज़्यादा ये अफेक्ट करते हैं। दे बेसिकली विल अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, ठीक है। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब फसल काटने का समय हो गया है, ठीक है, उस टाइम पे भी वीड्स होते हैं और वो क्या करेंगे भाई साहब? दे विल इम्पैक्ट द हार्वेस्टिंग, दे विल इम्पैक्ट द हार्वेस्टिंग, ठीक है। जैसे आप देखो यहाँ पे सम वीड्स इंटरफेयर इवन व्हेन एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। कभी कभी जो वीड्स निकलते हैं वो पॉइजनस होते हैं। अभी देखिए जैसे कोई गाय वगैरह या भैंस वगैरह गए मतलब फील्ड में और जब वो खा रहे हैं तो वो वीड्स, उन्होंने जहर वाला वीड खा लिया, वो मर जाएंगे, ठीक है। दैट इज ऑल्सो देयर एंड इज पॉइजनस फॉर ह्यूमन बींग्स एज वेल। कभी कभी हम किसी फील्ड में जाते हैं क्रॉप्स को काटने के लिए, आप देखेंगे किसानों को रैशेस वगैरह आ गए हैं, ठीक है। ये रैशेस इसलिए आते हैं क्योंकि दीज वीड्स आर पॉइजनस। द मोमेंट दे कम इन कॉन्टैक्ट विद ह्यूमन स्किन इट एक्चुअली गेट्स इन्फ्लेमेबल, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें होती हैं। मैनी मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमन बींग्स। फार्मर्स अडॉप्ट मेनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। तो काफ़ी सारे तरीके हैं। एक तो भाई साहब मैन्युअली, मतलब आप उन वीड्स को रिमूव करें। कुछ वीडीसाइड्स होते हैं, अगर आप ऐसे वीडीसाइड्स को स्प्रे करेंगे क्रॉप आपका ख़राब नहीं होगा लेकिन आजू बाजू जो वीड्स हैं वो मर जाएंगे, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड वीडीसाइड्स। तो इस तरह से मैन्युअली हम आजू बाजू के क्रॉप को क्रॉप के आजू बाजू जो वीड्स हैं उनको बेसिकली काट फेंकते हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन अप्रूविंग इन किलिंग ऑफ वीड्स। अभी जब हम टिलिंग करते हैं, टिलिंग मतलब क्या होता है? सॉइल को लूजन करना, ठीक है। तो हम ट्रैक्टर चलाते हैं या मैन्युअली इस चीज़ को करते हैं, टिलिंग, ठीक है। इससे होता क्या है? जो पहले के जो भी वीड्स होंगे जिनके रूट्स बेसिकली सॉइल में बहुत डीप तक फैले हुए हैं वो भी मर जाते हैं। सो टिलिंग का दो पर्पस है। एक तो सॉइल को मुलायम बनाना ताकि रूट्स कैन गो डीपर एंड द अदर पार्ट इज दैट दीज वीड्स which will develop later they also get killed, ठीक है। Tilling before sowing of crops helps in uprooting and killing of weeds which may then dry up and get mixed with the soil. तो ये मर जाएंगे, ठीक है। Obviously they will get mixed up with the soil, they will not get into a regrowth mode, फिर से वो regrow नहीं करेंगे, ठीक है। The best time for removal of weeds is before they produce flowers and seeds, ठीक है। तो क्रॉप का जो फ्लावर या सीड या जो भी प्रोडक्ट होगा उसको डिलीवर करने के पहले इट इज़ द बेस्ट टाइम टू रिमूव द वीड्स, ठीक है। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अप्रूविंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इस तरह से हम मैनुअली इसको रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। से हम हाथ से ही मैनुअल लेबर से, या जो लोग फार्मर्स होते हैं दे मैनुअली डू दिस वर्क, ठीक है, वीड्स को रिमूव करना। और ये रेगुलर इंटरवल्स पे करना ही पड़ता है। आपने आज किया तो 10 दिन बाद फिर से करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इसको रेगुलरली नहीं करेंगे तो वीड्स का ग्रोथ हो जाएगा, आपके क्रॉप्स कम दिखेंगे, जंगल ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो क्रॉप ग्रोथ को इम्पैक्ट कर देगा।
दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ अ खुरपी, इसको हम खुरपी बोलते हैं, ठीक है, इंडियन लैंग्वेज में। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ खुरपीज विच आर यूज टू रिमूव वीड्स, ठीक है। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। अ सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज टू अप्रूव वीड्स। जब हमने देखो टिलिंग की थी सॉइल की, और जब हम सीड ड्रिल कर रहे थे यूजिंग अ ट्रैक्टर, देन ऑल्सो दिस मशीन बेसिकली डज व्हाट, इट अप्रूव्स द वीड्स, ठीक है। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टन केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड्स। ये जो वीडीसाइड्स होते हैं दे आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे किल द वीड्स, लाइक 2,4-D दैट आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स। वीडीसाइड्स 2,4-D ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा यूज होता है एक्सटेंसिवली इन ऑर्डर टू किल द वीड्स। दे डू नॉट किल द क्रॉप्स, दे विल किल द वीड्स, ठीक है। सो इस तरह से हम अगर स्प्रे करेंगे, कभी कभी मैनुअली कितना करेगा इंसान, ठीक है, कितना जंगल साफ करेगा, तो इसीलिए वीडीसाइड्स को हम स्प्रे करते हैं। एंड दीज वीडीसाइड्स विल किल ऑल द वीड्स दैट डेवलप अराउंड द क्रॉप्स। 2 मिनट के लिए खड़े हो जाइए, चला जाएगा, बहुत बढ़िया। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स, ये क्रॉप्स को डैमेज नहीं करते हैं। वीडीसाइड्स डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स। आर वी क्लियर? ओके। The weedicides are diluted with water to the extent required and sprayed in the fields with a sprayer. तो हम क्या करेंगे, वीडीसाइड्स को पानी के साथ मिक्स करेंगे। डिपेंड करता है कितने सारे वीड्स को आपको मारना है, तो डाइल्यूट करना मतलब पानी के साथ मिक्स करना। और इस स्प्रे पंप से हम बेसिकली क्या करते हैं, ये स्प्रेयर होता है देखो, ठीक है, इससे हम पूरे फील्ड में इसको स्प्रे करते हैं ताकि वीडीसाइड्स इनके कॉन्टैक्ट में आके मर जाए, ठीक है। स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड्स मे अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स। अभी देखो वीडीसाइड है क्या, पॉइजन ही तो है। किसके लिए पॉइजन है? वीड्स के लिए पॉइजन है। लेकिन अगर वो पॉइजन है तो जिस तरह से प्लांट्स के लिए पॉइजन है, हमारे लिए भी है। तो कभी कभी क्या होता है ना, ज़्यादा करके अगर आप वीडीसाइड्स को स्प्रे कर रहे हैं, यू विल हैव टू कवर योर माउथ, यू विल हैव टू वेयर स्पेक्टिकल्स सो दैट इट डजंट गो इनटू योर आईज। आपको हेडेक होगा, कॉफ होगा, चेस्ट पेन हो सकता है और आपके आंखों को भी अफेक्ट कर सकता है। सो वीडीसाइड स्प्रेइंग तभी होनी चाहिए जब आपके पास और कोई चारा ना हो। अदरवाइज लगातार अगर आप वीडीसाइड्स को स्प्रे करते रहेंगे, इट विल सीरियसली इम्पैक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स। और सिर्फ फार्मर्स का ही हेल्थ नहीं, जो भी उस क्रॉप्स को खाएंगे उनको भी ये इम्पैक्ट करेगा आगे चल के, ठीक है। दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट देम एज वेल। सो दे शुड यूज दीज केमिकल्स वेरी केयरफुली, बहुत केयरफुली इन केमिकल्स को यूज़ करना चाहिए। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ with a piece of cloth during spraying of these chemicals. So this is how a farmer is supposed to cover himself entirely when he is spreading the weedicides, ठीक है, because it is going to seriously impact his health as well, ठीक है। Okay, we will proceed with this. Just one moment, let me open. Okay, so we will see now harvesting. Harvesting is what? Cutting of crops, ठीक है। फाइनल चीज़ है हार्वेस्टिंग के बाद भाई साहब आपने क्रॉप्स तो कट कर लिया, अभी उसको स्टोर भी इफेक्टिवली करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए जो राइस, वीट, दाल और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, जो आप वेजिटेबल्स का चलो वो तो इंस्टेंटली होना चाहिए, लेकिन बाकी जो आपके फ्रूट्स वगैरह हैं ये आपको पूरे साल मिलते रहते हैं। कहाँ से आएंगे? अगर आपको इफेक्टिवली ये स्टोरेज ना किया जाए तो ये ख़राब हो जाएगा, ठीक है। वी हैव टू अवॉइड पेस्ट्स, वी हैव टू अवॉइड रैट्स, रॉडेंट्स एक्सेट्रा टू गेट देम इम्पैक्टेड, ठीक है। तो इसको हम कैसे ये सब करेंगे, दैट इज समथिंग दैट वी विल सी। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इंपॉर्टेंट टास्क, मतलब फसल की कटाई जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मेच्योर, मतलब जो उसका फाइनल डेवलपमेंट होना था वो हो चुका है। इस क्रॉप को जब हम कट कर रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे हार्वेस्टिंग, ठीक है। सो दिस इज कटिंग। द कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट इज मेच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मेच्योर। सीरियल क्रॉप मतलब क्या हो जाएंगे आपके? राइस, वीट एक्सेट्रा, दीज आर सीरियल क्रॉप्स, ठीक है। सो अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 months तक आपको इरिगेशन और बाकी सारे फार्मिंग के जो प्रोसीजर्स हैं वो कंप्लीट करने पड़ेंगे, वीडिंग वगैरह। और फाइनली जब क्रॉप बन के तैयार हो जाएगा देन यू विल हार्वेस्ट इट। जैसे देखो ये आपका एक फ्लावर है जिसको हम हार्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। Okay, it usually takes 3 to 4 months for a cereal crop to basically mature, and after it is mature, तो जैसे आपका देखो ये राइस है, ठीक है, these are rice, ठीक है, आपका wheat हो गया, this is wheat. Harvesting in our country is done either manually by sickle, sickle होता है एक इस तरह का, ठीक है, उससे हम काटते हैं इसको, और by a machine called harvester। तो ये आपका देखो हार्वेस्टर है, ये मशीन है, ठीक है, इससे बहुत जल्दी काम होगा, ठीक है। वी डू नॉट नीड दैट एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ लेबर, हाउएवर थोड़ा सा मशीन कॉस्टली हो सकता है आपका, ठीक है।
फास्टर प्रोसेस होगा ये, ठीक है। दिस इज व्हाट अ सिकल इज। सिकल को हम यूज़ करते हैं मैन्युअली हार्वेस्ट करने के लिए, और यहाँ पे हम हार्वेस्टर को यूज़ कर रहे हैं इन ऑर्डर टू हार्वेस्ट इट कंप्लीटली, ठीक है। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द शाफ्ट। तो आप देखो यहाँ पे हार्वेस्टेड क्रॉप है तो इसको घुमाना पड़ता है, मतलब कैसा है, देखो वीट का जो बेसिकली समझ लो ये वीट है, और वीट में ये सारे आपके वीट के दाने हैं, तो इसको आपको मेन क्रॉप से इसको सेपरेट आउट करना पड़ेगा, तो घुमाना पड़ता है ऐसे, ठीक है। सो ये घुमाना पड़ता है तब जाके ये सेपरेट आउट होगा, ये आपका मेन से ये सीड सेपरेट हो गया, ठीक है। द प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। कभी कभी हम इसको पीट के करते हैं, कभी कभी ऐसा एक रोलर होता है उस पर लगा देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसको सेपरेट आउट कर देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन, विच इज इन फैक्ट अ कंबाइन हार्वेस्टर एंड थ्रेशर। तो ये हार्वेस्ट भी कर रहा है और थ्रेशिंग भी कर रहा है, क्रॉप्स की कटाई भी कर रहा है और सीड्स को मेन शाफ्ट से सेपरेट आउट भी कर रहा है। सो इट इज कटिंग द क्रॉप्स एज वेल एज इट इज सेपरेटिंग द मेन सीड्स फ्रॉम द जो आपका शाफ है उससे सेपरेट आउट कर रहा है, ठीक है। फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन बाय विनोइंग। अभी देखो एक प्रोसेस है विनोइंग। तंबाकू खाते देखा है किसी को? तंबाकू खाते देखा है? ऐसे ऐसे करते हैं, फिर ऐसे ऐसे करते हैं। क्यों ऐसे ऐसे करते हैं? क्यों? वेस्ट रहता है, ओके। धूल जो रहती है वो बाहर आ जाती है, ठीक है, ओके। सो इसी तरीके का कोई प्रोसेस है जिसको हम विनोइंग बोलते हैं। इसको ऊपर से ऐसे छन्नी से ऐसे अगर हम करते हैं तो इसमें से जो वेस्ट पार्टिकल्स है वो सेपरेट आउट हो जाते हैं, ठीक है। ये हवा से सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो आप जब तंबाकू मल रहे हैं और ऐसे ऐसे आपने करते देखा होगा तो जो वेस्ट पार्टिकल है वो हवा से सेपरेट आउट हो जा रहा है। इसी तरह से जो क्रॉप को आप ऐसे जिसको थ्रेशिंग कर दिया है उसमें से धूल मिट्टी ऐसे सेपरेट आउट हो जाएगी। ये आपका क्रॉप है और धूल मिट्टी जो है वो हल्की होती है इसलिए हवा से अलग हो जाती है, ठीक है। फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड, जिनका छोटा छोटा खेती है, ठीक है, दे जनरली सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड शाफ बाय विनोइंग। तो ग्रेन और शाफ का जो सेपरेशन है वो विनोइंग से करते हैं। शाफ मतलब जो जिसमें वो था उससे आप ग्रेन को सेपरेट आउट कर रहे हैं, ठीक है। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज ऑफ ग्रेट जॉय। क्यों? क्योंकि ये आपका क्या है, फार्मर की मेहनत का फल है ना, ठीक है। द एंटायर ईयर द फार्मर हैज वर्कड रियली हार्ड टू प्रोड्यूस द क्रॉप्स। और हार्वेस्ट जब अच्छा होता है तो ये सेलिब्रेशन का टाइम होता है। और अलग अलग पार्ट्स में इन इंडिया दिस हार्वेस्टिंग सीजन इज सेपरेटेड इन डिफरेंट मोड्स। अलग अलग तरीके से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इज ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पंजाबी लोग इसको बैसाखी बोलते हैं, कहीं कहीं पे इसको दिवाली बोला जाता है, होली, ठीक है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से इस हार्वेस्टिंग सीजन को सेलिब्रेट किया जाता है। आप जितने भी सेलिब्रेशंस देखेंगे इंडिया में ज़्यादा करके वो हार्वेस्टिंग सीजन से कनेक्टेड हैं, क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है। इंडिया का जो विकास हुआ है वो एग्रीकल्चर से हुआ है, तो इसीलिए ज़्यादा करके आपके जितने भी फेस्टिवल्स जो ट्रेडिशनली बहुत पहले से सेलिब्रेट होते हुए आए हैं उनका जो रीज़न है वो हार्वेस्टिंग से ही है। जरा ठीक से बैठेंगे। उनका जो रीज़न है वो हार्वेस्टिंग से ही है, या उनका जो रीज़न है वो बेसिकली फार्मिंग से कनेक्टेड है, ठीक है। स्टोरेज ऑफ ग्रेन, अभी ये तो हार्वेस्टिंग हो गया। स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। इफ वी आर नॉट इफेक्टिवली स्टोरिंग द ग्रेन्स व्हाट विल हैपन, पूरे की पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। किसान ने तो अपना काम कर दिया है, लेकिन अभी जो डीलर्स होते हैं उनको प्रॉपरली ग्रेन्स को स्टोर करना पड़ता है, ठीक है। द फ्रेश क्रॉप हैज़ मोर मॉइस्चर, सबसे बड़ी बात होती है कि उनमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है, और जिस चीज़ में मॉइस्चर ज़्यादा होता है वो ज़्यादा जल्दी ख़राब होता है, ठीक है। तो फ्रेश क्रॉप में मॉइस्चर ज़्यादा है क्योंकि अभी अभी उसको काटा गया है, ठीक है। सो इट विल हैव मोर ऑफ मॉइस्चर। Okay, so the fresh crop has more moisture. In freshly harvested grains and seeds are stored without drying. अगर हमने विदाउट ड्राई करके इसको स्टोर कर दिया तो क्या हो जाएगा? दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाई ऑर्गेनिजम्स लूजिंग देयर जर्मिनेशन कैपेसिटी। ज़्यादा करके अगर मॉइस्चर, तो आपने देखा रहेगा, किसी ने गांव केड़े में हार्वेस्टिंग देखा है? सीड्स को हम लोग ऐसे ही, मतलब गेहूं को सूखने देते हैं ना, ठीक है। तो वो क्यों सूखने देते हैं? क्योंकि उसमें मॉइस्चर ज़्यादा रहता है। अगर उसी गेहूं को आपको स्टोर करके रखना है तो उसका मॉइस्चर मरना चाहिए, क्योंकि मॉइस्चर में ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लगते हैं। जितना ज़्यादा वाटर कंटेंट होगा उतना ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होगा और उतना ही ज़्यादा ग्रेन में ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लगने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक बार लग गए तो ग्रेन बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इट हैज़ टू बी इफेक्टिवली ड्राइड, ठीक
ठीक है। जितना आप ड्राई करेंगे उतना मॉइस्चर कम होगा, और मॉइस्चर कम होगा तो उतना ही उसके सड़ने की पॉसिबिलिटी कम होगी, ठीक है। So hence before storing them the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them। देखो ये grains हैं, इसको प्रॉपरली, ये बार बार इसको फार्मर्स लोग आकर ऐसे बड़े बड़े स्टोर हाउसेज होते हैं, इसको खुले में रखा जाता है ताकि धूप लगे इन पे, और धूप लगने से क्या हो जाएगा, इनका मॉइस्चर कंटेंट जाएगा, ठीक है। शाम को फिर से इसको बटोर के एक साइड में रख दिया जाता है, उसको कवर कर दिया जाता है, ठीक है। दैट्स हाउ द मॉइस्चर इज ड्राइड, ठीक है। हेंस बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम। अभी देखो यहाँ पे हम स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज हाउ इट इज बेसिकली स्टोर्ड, लेकिन स्टोरिंग करने के पहले दे आर इफेक्टिवली ड्राइड इन द सन, ठीक है। एनी क्वेश्चन सो फार पीपल आर, एनी क्वेश्चंस? नो। दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट्स, पेस्ट, बैक्टीरिया, फंगाई, ये सारे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, दे टेंड टू अटैक ग्रेन्स विच हैव अ हायर मॉइस्चर कंटेंट इन देम, ठीक है। स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स। ऐसे बड़े बड़े बिन्स होते हैं या जूट बैग्स होते हैं जहां पे स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स करते हैं हम, ठीक है, ओके। लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोज एंड ग्रेनरीज। तो आपके सिलोज होते हैं, ऐसे ग्रेनरीज होते हैं, ठीक है। इन सब में हम लार्ज स्केल में ग्रेन्स को स्टोर करते हैं, वी बेसिकली स्टोर देम, ठीक है। प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट्स। जितने भी रैट्स और इंसेक्ट्स होते हैं उनको हम प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। आपने देखा रहेगा आपके घरों में जब आप ग्रेन्स को स्टोर करते हैं तो नीम लीव्स को यूज़ करते हैं हम। नीम के जो पत्ते होते हैं वो एक पेस्टिसाइड है, ठीक है। वो नीम के पत्तों से क्या होता है, जितने भी आपके पेस्ट आते हैं वो नहीं आएंगे, ठीक है। दे आर वेरी इफेक्टिव, ओके। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन्स, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो अलग अलग केमिकल ट्रीटमेंट से हमको इनको क्रॉप्स को एक्सपोज करना पड़ता है ताकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से बचे रहे, ठीक है। कुछ कुछ क्रॉप्स को, ग्रेन्स को हमको 1-2 साल तक स्टोर करके रखना पड़ता है, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली स्टोर हाउसेस। तो सम केमिकल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट दे आर फ्री फ्रॉम पेस्ट। लाइक प्लांट्स, एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। तो आप देखो फार्मिंग जो लोग करते हैं वो लोग कैटल को रखते ही हैं, तो कैटल में जैसे जो फार्मर है वो गाय भैंस तो रखेगा ही, गाय भैंस से हमको क्या मिल जाएगा, मिल्क मिल जाएगा। गोट वगैरह से मिलता है हमको मीट, ठीक है। जैसे आपके जो फार्मर्स हैं, ज़्यादा करके फार्मर्स को गवर्नमेंट बोलती है कि भाई आप बी हाइविंग भी कीजिए, तो बीज क्या करेंगे, दे विल बेसिकली प्रोड्यूस हनी। अगर पोल्ट्री फार्मिंग आप करते हैं तो पोल्ट्री फार्मिंग से हमको क्या मिलते हैं, एग्स। सो दीज आर सप्लीमेंट्री इनकम। सिर्फ फार्मिंग ही फार्मर का इनकम का जरिया नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ वो इतने जितने भी एनिमल्स लगता है, तो इसीलिए हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री अलॉन्ग विथ फार्मिंग। तो फार्मिंग के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री भी होती है, ठीक है। फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री आर कॉम्प्लीमेंट्री, दे गो हैंड इन हैंड, ठीक है। जहाँ पे भी फार्मिंग हो रही है उसके साथ एनिमल हस्बेंड्री भी होती है, सो दैट दीज रिक्वायरमेंट्स ऑफ एक्स्ट्रा इनकम फॉर द फार्मर इज डन, ठीक है। फूड फ्रॉम एनिमल्स, मेनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज अ मेजर प्रोडक्ट ऑफ देयर डाइट। तो आप जैसे हम भी एक कोस्टल एरिया में रहते हैं, ठीक है, तो फिश खाते हैं, ठीक है, जो लोग, ओके। सो एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइड विथ प्रॉपर फूड। तो जैसे आपके एनिमल्स जो जैसे हैन चिकन बनता है, ठीक है, तो जितने भी एनिमल्स हैं उनको हमको प्रॉपर फूड देना पड़ेगा, तब जाकर उनको हम प्रॉपरली काम करवा पाएंगे उनसे, या उनसे मिल्क ले पाएंगे, या उनको मीट या एग के लिए रियर कर पाएंगे, ठीक है। सो दे विल ऑल्सो नीड प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड, न्यूट्रिशन एज वेल एज सैनिटेशन। तो जैसे देखिए ये शेल्टर है, शेल्टर में प्रॉपरली एनिमल्स को हमने रखा हुआ है, ठीक है, ओके। एंड केयर, सो ऑब्वियसली एनिमल्स भी बीमार पड़ते हैं हमारी तरह, एनिमल्स की भी फूड पॉइजनिंग होती है, एनिमल्स को भी बहुत सारे इम्पैक्ट्स झेलने पड़ते हैं। सो प्रॉपर केयर, मेडिकेयर शुड बी टेकन टू इंश्योर दैट एनिमल्स आर नॉट सफरिंग फ्रॉम दीज। फूड फ्रॉम एनिमल्स, व्हेन दिस इज डन ऑन अ लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। बहुत बड़े पैमाने पे जब हम इसको करते हैं इसको हम क्या बोलेंगे, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। एनिमल्स को रियर करना इन ऑर्डर टू गेट मीट, मिल्क और डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम देम, दैट इज कॉल्ड बेसिकली एनिमल हस्बेंड्री। तो सिर्फ मीट और मिल्क नहीं, जैसे अगर आप कुत्ता पालते हैं, ठीक है, फार्मर्स अगर कुत्ता पाल रहे हैं तो क्यों पालेंगे, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर फील्ड्स, ठीक है, दे आर गुड वॉच डॉग्स, ठीक है। हॉर्स पाल रहे हैं मैनुअल लेबर के लिए, ऑक्स पाल रहे हैं, बैल पाल रहे हैं मैनुअल लेबर के लिए। तो अलग अलग एनिमल्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अलग अलग एनिमल्स से हम अलग अलग तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। सो द रियरिंग ऑफ एनिमल्स
फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज इज नोन एज एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, ऑन अ लार्ज स्केल. ओके, जस्ट अबाउट अ मोमेंट.